हेलो गाइस, दोस्तों महमूद असलम ने कहा है कि मोमो जैसी बीवी अल्लाह किसी दुश्मन को भी न दे। हिना दिलपजीर एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। जंजालपुरा में रीमा का किरदार सबसे बड़ा चैलेंज था। पहली दफा हिजड़ों पर कोई अहम ड्रामा बना। नए अदाकारों के नखरे ही नहीं संभाले जाते, अदाकारी से ज्यादा मोबाइल फोन पर मसरूफ रहते हैं। अदाकार बनने का कभी तस्वर नहीं किया था। बचपन में बड़े अदाकारों की नकाली किया करता था। शदीद गर्मी के महीनों में टीवी के अंदर जाने के लिए गेट पर खड़ा रहता, फिर तमाम प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया जिनकी मिन्नतें किया करता था। महमूद असलम ने कहा, देखे मैं अपने हर किरदार पर मेहनत करता हूँ और एक किरदार मैं कभी नहीं भुला सकता, वो है जंजालपुरा की रीमा। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल किरदार था। इसकी मुतअद्दिद वजूहात थी। एक तो ये कहाँ का ड्रामा सीरियल दिन का चौधरी दिलावर और कहाँ एक हिजड़ा। ये किरदार मेरी शख्सियत से किसी भी तरह से मुताबिकत नहीं रखता था। अपनी जात की मुकम्मल तौर पर नफी। फिर सरकारी टेलीविजन पर कभी भी हिजड़ों का कोई ड्रामा नहीं बना था। ये पहली बार हो रहा था, इसलिए एक चैलेंज था मेरे लिए। नीरज जाज और नसीम विकी भी इसमें हिजड़े बने हुए थे। बहुत ही उम्दा ड्रामा था, मैं इसे कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने कहा, 24 साल की उम्र में मेरी शादी अमरीन के साथ हुई। ये शादी खानदान से बाहर थी और मैंने लव मैरिज की थी। अमरीन का घराना बहुत ज्यादा। महमूद असलम ने अपनी लव मैरिज के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा सीरियल समंदर ऑन एयर हो चुका था। ग्रेजुएशन के बाद बतौर मैनेजर आइसक्रीम पार्लर में मुलाजमत अख्तियार कर ली। वहाँ अमरीन की कजन्स आइसक्रीम खाने आती थीं। उन लड़कियों ने मुझे समंदर ड्रामा में देख रखा था, लिहाजा अपने दोस्तों को बुलाई कि आओ तुम्हें समंदर ड्रामे में काम करने वाले लड़के से मिलाएं। फिर अमरीन की सहेलियां मुझे कॉल्स करने लगीं, लेकिन फोन पर बात नहीं करती थीं। अमरीन ने कहा कि इन्हें तंग ना करो, अगर बात करनी है तो ठीक तरह से करो। लड़कियों ने तो मना कर दिया, लेकिन अमरीन ने मुझसे एक दिन बात कर ली। जब उसने मुझसे बात की तो वो बेचारी मेरी शख्सियत से और आवाज से मुतासर हो गई। फिर हमारा अफेयर 8 माह तक जारी रहा। वालदा को मैंने इस बारे में बता दिया कि एक लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। अमरीन की वालदा का इंतकाल हो गया था, लेकिन वो किसी अमीर लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन अमरीन ने खुद ही मुझे कह दिया कि आप मुझसे शादी करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों खानदानों में राब्ता शुरू हुआ और एक दिन हमारी शादी हो गई। अमरीन से इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है, और काम के सिलसिले में कराची गए तो वहां भी शादी कर बैठे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी 2 फैमिलीज हैं, एक लाहौर में है और एक कराची में। कुछ चीजें उन्होंने कहा कि ना चाहते भी हुए भी हो जाती हैं और उनको बैलेंस करना इंसान के अपने अख्तियार में होता है। मैं दोनों फैमिलियों को उनकी खुशियां देने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक फैमिली बाहर जाने का इरादा रखती है तो बाहर का ट्रिप प्लान होता है, और दूसरी गाड़ी तब्दील करना चाहती है तो उनके साथ गाड़ी तब्दील करने की कोशिश करता हूँ। अपनी खुशी उन पर नहीं थोपता और उनकी खुशियां पूरी करने की कोशिश करता हूँ। लिहाजा यही फार्मूला अपना रखा है, जिसमें जो खुशी महसूस करता है वही होता। उन्होंने बताया कि मैं सुबह अपनी बीवियों को नाश्ता बनाकर देता हूं और उनके कपड़े भी खुद इस्त्री करता हूं। उन्होंने ड्रामा सीरियल बुलबुले के बारे में बताया कि मेरे नज़दीक इसकी कामयाबी में अल्लाह की रहमत शामिल है। कुछ चीजें हो जाती हैं, ये बहुत कम होता है कि हम 4 किरदार, मरकजी किरदार जो हमारी केमिस्ट्री मिल गई है, बस अल्लाह की बरकत। और दोस्तों महमूद असलम ने कहा कि बुलबुले 2009 में शुरू हुआ था। मैंने किसी सिटकॉम को इतनी मकबूलियत नहीं देखी। दरअसल हमें नाजरीन और खास तौर पर बच्चों का प्यार इस कदर मिला है कि कभी बोरियत का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं कि बल्कि हर ड्रामा मुकम्मल तवानाई से करता हूँ मैं। इसमें बुनियादी तौर पर अल्लाह की रहमत शामिल है जो हमें थकने नहीं देती। और उन्होंने कहा कि अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला किसी को भी मोमो जैसी बीवी ना दे। लेकिन हिना दिलपजीर एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, ताहम जो किरदार मोमो कर रही है, अल्लाह ऐसी बीवी किसी दुश्मन को भी ना दे। उन्होंने कहा कि इस प्ले की कामयाबी का राज हम 4 किरदार हैं जिनका नकमेपन पर है। इस ड्रामे की कामयाबी का इंसार यही है कि दोनों मैं और नबील नकमे। उन्होंने बताया कि मैं अदाकारी को जुनून समझता हूँ। मेरी जिंदगी में 2 चीजें सबसे अहम हैं, एक मेरी फैमिली और दूसरा काम। देखें, अदाकार हर कोई नहीं बन सकता, ये खुदा की तरफ से एक सलाहियत होती है जो अल्लाह किसी किसी को देता है। उन्होंने बताया कि मैं स्क्रिप्ट के अंदर घुस जाता हूँ, स्क्रिप्ट मंगवा कर रातों को पढ़ता हूँ, इस पर सर्च करता हूँ, इसके गेटअप के मुतालिक सोचता हूँ। माजरत के साथ हमारे बहुत से अदाकार इस एक्ट करते हैं, मैं एक्ट नहीं करता, मैं करैक्टर करता हूँ। जो किरदार करता हूँ वो बन जाता है। मैं किरदार पर जोर नहीं लगाता, परफॉर्म नहीं करता, कोई खास किस्म की आवाज नहीं निकालता, फिर बस फील करके अदा करता हूँ, फील करके महसूस करके करता हूँ।
انہوں نے کہا کہ ہر کسی کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، مسائل زندگی کا حصہ ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی بھی زندگی ہے پوری ایمانداری سے کام کرتا رہوں۔ جو لوگ مشکلات سے، مسائل سے گھبراتے ہیں وہ ہمیشہ ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں ریکارڈنگ کے لیے جا رہا تھا۔ میں کراچی میں اللہ والی چرنگی میں ایک شخص کو دیکھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، وہ دونوں آنکھوں سے محروم تھا۔ میں نے دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور میری تو دونوں آنکھیں ہیں اور بلکہ پورا جسم سلامت ہے۔ یقین کریں کہ دنیا میں صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اچھی گاڑی، اچھا گھر، بڑا گھر، بینک بیلنس اس کے مقابلے میں سب بے معنی ہیں۔ محمود اسلم نے کہا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے ہم نے ٹیلی ویژن انڈسٹری کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا۔ ہم نے اسے خون پسینہ دیا۔ یاور حیات اور ایوب خاور جیسے قدآور لوگوں کے ساتھ کام کیا اور ان سے سیکھا۔ منو بھائی، اشفاق احمد، امجد اسلام امجد، بانو قدسیہ جیسے بڑے بڑے ڈرامہ نگاروں کے لکھے ہوئے کردار نبھائے۔ دراصل اس زمانے میں کام ہی سب کچھ تھا، پیسے کا لالچ نہیں تھا۔ پھر ڈراموں کی ریہرسل ہوتی تھی اور کردار پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ نئے اداکاروں کو دیکھیں، ان کے نخرے نہیں سنبھالے جاتے، ہاتھ میں دو موبائل فون اور اس میں مصروف رہتے ہیں تو اداکاری کون کرے گا؟ انہوں نے بتایا کہ اب تو سیٹ پر آتے ہیں، لائن دو لائن کی آوازیں آتی ہیں، ہر کوئی اپنے مکالمے ادا کرتا ہے اور جو سین ساتھ ساتھ عکس بند کر کے ہم ایک دوسرے کو رسپانس دیتے ہیں اور ختم ہو گیا سب کچھ۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ ٹیکنیکل سٹاف اسے کور کر لیتا ہے، ڈائریکٹر اب بہت سمجھدار ہیں۔ دوستوں، محمود اسلم کے والد سنت نگر کے اسکول ٹیچر تھے۔ وہ انگوٹھے سے پینٹنگز اور کیلیگرافی کر لیتے تھے۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنے بچوں میں یہ فن منتقل کروں گا۔ انہوں نے اپنے دیگر بچوں پر روب ڈالا لیکن ایک بچے پر ان کا روب نہیں چلا کیونکہ اس نے طے کر لیا تھا کہ مجھے ایک ایسا کام کرنا ہے جس کی دنیا میں دھوم مچے۔ والد نے ہر بار آزمایا لیکن یہ بچہ باز نہ آیا۔ تھک ہار کر والد نے اسے اداکاری کی اجازت دے دی۔ اس بچے نے صرف 17 سال کی عمر میں سٹیج پر اداکاری کے جوہر دکھائے تو لوگ داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بچہ ٹیلی ویژن انڈسٹری میں آیا اور دیکھنے والوں پر اداکاری کے ذریعے ایسا جادو کر دیا کہ اس کا ہر کردار دلوں کو تسخیر کر گیا۔ اس بچے کو ہم محمود اسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ محمود اسلم جب ڈرامہ سیریل دن میں چودھری دلاور کا کردار ادا کیا تو لوگ کسی حد تک وارث کے چودھری حشمت کو بھول گئے۔ یہ ٹیلی ویژن کا وہ دور تھا کہ جب اس نوعیت کے رول بہت کم اداکاروں کو ملتے تھے۔ بعد ازاں جنجال پورا سمیت ان گنت سیریل میں مقبول ہوئے اور محمود اسلم نے ہر کردار میں حقیقت کے رنگ بھرے۔ متعدد فلموں میں بھی کام کیا، کئی مقبول ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین سٹ کام بلبلے جو اس وقت بھی جاری ہے، اس میں محمود اسلم کے نام سے معروف محمود اسلم ہیں۔ محمود اسلم جو بھی کام کرتے ہیں بڑے کمال کا کرتے ہیں۔ تھیٹر، فلم، ٹیلی ویژن، غرض یہ کہ ہر شعبے پر راج کر رہے ہیں۔ وہ کم بیش 40 برس سے یہ سلسلہ جاری ہے ان کا۔ دوستوں، انہوں نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کام کروں کہ جو لوگوں کو پسند آئے۔ خدا کا کرم ہے اب تک ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے مزاحیہ کردار کیے یا سنجیدہ، ہر طرح کے کرداروں میں ناظرین نے مجھے پسند کیا۔ عوام کی جانب سے کی گئی آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی کسی بڑے اعزاز یا ایوارڈ سے کم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جن کا مذہب کی جانب بچپن ہی سے جھکاؤ ہوتا ہے۔ میری دادی، والدہ، والد بہت عبادت گزار تھے۔ میں بابا بلے شاہ کے مرشد بابا عنایت شاہ قادری کی اولاد میں سے ہوں۔ میرا تعلق ارائیں فیملی سے ہے۔ لاہور سنت نگر میں غنی محلہ میرے والد کے چچا کے نام پر ہے۔ وہاں غنی مسجد بہت مشہور تھی، گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی۔ میرا پورا بچپن وہیں گزرا۔ اس کے علاوہ نماز روزہ تراویح پڑھتا ہوں، مسجد میں بہت وقت گزارتا تھا اور 50 مرتبہ طوطے کی طرح رٹ کر قرآن مجید پڑھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خرابیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں بہت شرمیلا تھا لیکن کزنز کے ساتھ مل کر چھوٹی چھوٹی شرارتیں ضرور کرتا تھا لیکن قدرتی طور پر نقلیں اتارنے میں ماہر تھا۔ میرے کزنز اور رشتہ داروں نے جب میرے فن کا مظاہرہ دیکھنا ہوتا تو مجھے کہتے چلو مودی پیش کرو۔ میں معین اختر وغیرہ کی نقلیں اتارتا۔ ہم 4 بھائی اور ایک بہن تھے۔ میرے علاوہ تمام بھائی بینکوں میں ملازمت کر رہے ہیں اور میں نے گریجویشن کی تو بینک میں جاب نکل آئی لیکن والدہ نے کہا کہ تمام بچے ہی بینکنگ میں جائیں گے کیا؟ انہوں نے منع کر دیا۔ ان کے منع کرنے کی وجہ سے میں آج بینک کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا تعلق سنت نگر کے علاقے سے ہے، وہی ماڈل اسکول سے میں پڑھا ہوں اور میرے والد بھی وہیں ٹیچر تھے۔
शुरू में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आता था। मैंने कभी ड्रामों में आने का नहीं सोचा था, लेकिन कहते हैं जो किस्मत में होता है वो मिलकर रहता है। एक दिन अचानक मेरी किस्मत ने पलटा खाया और मैंने इंडस्ट्री तक पहुंच गया। मुख्तसर बताता हूं कि मुझे फौज में जाने का शौक था। 7वीं जमात में मेरी बनाई कमजोर हो गई, इसलिए फौज में जाने का इरादा अधूरा रह गया। और फिर डॉक्टर बनने का शौक हुआ तो मैट्रिक में कम नंबर आए तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना भी खत्म हो गया। फिर मैंने FC कॉलेज लाहौर में दाखिला हो गया और एक दिन नोटिस बोर्ड पर ऑल कॉलेज फेस्टिवल का नोटिस पड़ा। ड्रामे के लिए ऑडिशन होना था। मैं फारग औकात में दोस्तों के साथ नकलें वगैरह उतारता था तो दोस्त मुझे वहीं ले गए। खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती में ऑडिशन में मेरा इंतखाब हो गया और बाकी 19 लड़के मुस्तरद हो गए और 20 लड़के जो कि ऑडिशन देने आए थे। फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अब तक सफ़र जारी है। सहारा काज़मी ने मेरा इंटरव्यू किया और मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। इशफाक अहमद का लिखा हुआ ड्रामा ख्वारी और सरदारी, ये इशफाक अहमद का मशहूर सीरियल और ड्रामे का एक सीन था जिसमें सहारा काज़मी ने मेरा ऑडिशन लिया था। मैं ऑडिशन में कामयाब हो गया। ये तकरीबन 1 मिनट का सीन था, एक ही सीन था और वो करेक्टर का, और मैं खुशी से पागल हो गया जैसे मुझे सारी कायनात मिल गई। इसकी वजह ये थी कि मैंने टेलीविजन की चारदीवारी में दाखिल होने के लिए बहुत जद्दोजहद की थी। वहां एंट्री के लिए एक लिस्ट बनती थी जो प्रोड्यूसर्स की जानिब से आती थी। मैंने कई प्रोड्यूसर के साथ से कहा, लेकिन कोई भी मुझे अंदर ले जाने को तैयार ना होता। शदीद गर्मी के महीनों में टीवी के गेट पर खड़ा रहता, पसीने से शराबूर होता कि कोई भी वाकिफ नहीं बनता था। फिर इन तमाम प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया जिनकी मिन्नतें किया करता था। मैं बहुत सादा तबीयत का इंसान हूँ, जिस हाल में ही घर में होता हूँ इसी तरह बाहर निकल जाता हूँ। अक्सर चप्पल पहनकर ही घर से निकल जाता हूँ। मैं खुद पर यह तारी नहीं होने देता कि मैं कोई बड़ा अदाकार हूँ कि देखने वाले मुझे क्या कहेंगे और मेरे मुतालिक क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह। गुस्सा उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो शदीद आता है। उन्होंने कहा कि मैं मुखालिफ पर हाथ उठाने में मर्दानगी को मर्दानगी नहीं समझता। आपने इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने आज तक अपनी बीवियों पर और बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अदाकार पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरी पास कोई सिफारिश नहीं थी। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि मेरे वालिद ने शुरू में मुखालफत की थी, अदाकारी की तरफ ना जाओ। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद कभी अदाकारी के लिए नहीं जाऊँ कहूँगा। 14 अगस्त को एक स्टेज ड्रामा था, रोशनी और अंधेरा। मैंने कहा कि ये करने दें। मैंने अपने वालिद से कहा, फरमाइश की कि ये मेरा आखिरी ड्रामा है तो आप ज़रूर देखने आइएगा। वहाँ वो मेरे टीचर से मिले तो उन्होंने कहा कि इसको रोकना नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ा अदाकार छुपा हुआ है। बहरहाल टीचर के कहने पर, उस्ताद साहब के कहने पर उन्होंने मुझे बाकायदा काम करने की इजाज़त दे दी और ये समझाया कि बेटा हम खानदानी लोग हैं, इस शोबे में तुम्हारी कभी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब मुझे ऐसे लगता था कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे वालिद की थपकी और ऊपर वाले की अनायत है। मैंने अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना टैलेंट दिया। दोस्तों, शोबी सितारों के मुतालिक सच्ची और पक्की खबरें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अमेजिंग फैक्ट्स 1 2 3।